नमस्कार साथियों, भारतीय कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे के पोर्शन को हम क्वेश्चन वाइज सोल्व करते हैं। आप साथ साथ क्वेश्चन सोल्व भी करना और अपना एनालिसिस करना। लगभग 25 सवाल है, कितने आपके सही हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है अपने कि कौन सा एक प्रथम हृदय ध्वनि है, मतलब कौन सी एक फर्स्ट हार्ट साउंड है। सबसे पहले हार्ट साउंड कौन सी है? तो पहली हार्ट साउंड कौन सी होती है? लब। तो पहली हार्ट साउंड आती है लब। लब, एक बार, पहली हार्ट साउंड आती है लब। और सेकंड हार्ट साउंड कौन सी आती है? डब। तो पहला सवाल है कि पहली हार्ट साउंड ये कौन सी पूछ रहा है हमें? फर्स्ट हार्ट साउंड, प्रथम हृदय ध्वनि। तो डब वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। तो डब वाला कौन कौन सा है? दो। तो तीसरा और चौथा तो नहीं होगा। अब होना वो पहले और दूसरे में से होगा। तो पहला नहीं, ये चल रहा है ना। अब नहीं चलने दो। पहला ये है कि फर्स्ट हृदय ध्वनि की बात कर रहा है। तो इसमें देखना कब आती है। ये मान रहे हैं हार्ट है अपना। इस हार्ट के अंदर जब वेंट्रिकल्स में नीलियों के अंदर संकुचन होगा, तो जैसे ही नीलियों के अंदर संकुचन होगा, ये ट्राइकस्पिड वोल और बाइकस्पिड वोल जाकर एक दूसरे को टच करेंगे और उसकी आवाज आएगी। उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, लब। कौन सी? फर्स्ट हार्ट साउंड, यानी कि लब। इसी हार्ट साउंड को क्या बोल रहे हैं हम? लब बोल रहे हैं। और इन्हीं वोल को क्या बोलते हैं हम? आलिंद नीले कपाट, एट्रियल वेंट्रिकल्स वोल। तो किसके बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड आई? आलिंद और नीलियों के कपाटों को, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के वोल के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड आई। अब इसमें एक बार ऐसे याद रखना कि ये मान लो बाइकस्पिड वोल है। नॉर्मली स्टेज के अंदर ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर जा रहा है। अब जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, आलिंदों में संकुचन होगा, तो ब्लड का प्रेशर इस वॉल के ऊपर आएगा और वॉल जाकर इसे टच करेगा। और जैसे ही टच करेगा फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी। उसको क्या बोल रहे हैं हम? लब। तो किसके बंद होने से आई? आलिंद नीले कपाटों के बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड आती है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड किसके बंद होने से? आलिंद और नीलियों के कपाटों के बंद होने से। अब तुम्हारे ये आंसर तो सेकंड हो गया। अब पहला ऑप्शन दे रखा है अर्धचंद्राकार कपाट, यानी कि सेमिल्यूनर वोल। उनके बंद होने से कौन सी हार्ट साउंड आएगी? तो उसके उनके बंद होने से कौन सी आएगी? डब, यानी कि सेकंड हार्ट साउंड। इसके लिए हम कार्डियक साइकिल में देखते हैं कि नॉर्मली एक कार्डियक साइकिल को हम ये मान रहे हैं, इसमें ये स्टेज है जॉइंट डायस्टोल की अवस्था। जॉइंट डायस्टोल का मतलब संयुक्त अनुशीतलन की अवस्था। वो अवस्था जिसमें हार्ट के चारों चेंबर रिलैक्स स्टेज में। रिलैक्स का मतलब कोई कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर नहीं हो रहा। तो कितने टाइम ड्यूरेशन की होती है जॉइंट डायस्टोल? 0.4 सेकंड की होती है जॉइंट डायस्टोल। 0.4 सेकंड की होगी जॉइंट डायस्टोल। इस स्टेज में हार्ट के चारों चेंबर रिलैक्स रहेंगे, आराम से है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा उनके अंदर, फ्री पड़े हैं चारों चेंबर। तो ब्लड कहां से कहां आएगा? ब्लड एट्रिया से किस में आ रहा होगा? वेंट्रिकल्स के अंदर आ रहा होगा। और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वोल ये कैसे रहते हैं? बंद या खुले? खुले। जब ये खुले रहेंगे तभी तो रक्त एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ रहा, आलिंदों से नीलियों में आ रहा। अगर ये बंद हो गए तो आ ही नहीं सकता। तो ये क्या रहेंगे? खुले। तो इनको बोलते हैं हम कस्पिड वोल। कस्पिड वोल ये कैसे होते हैं? खुले या बंद? खुले रहेंगे। और है सेमिल्यूनर वोल या अर्धचंद्राकार कपाट, हाफ मून शेप वोल। ये क्या रहेंगे? बंद रहेंगे इस स्टेज में। सेमिल्यूनर वोल क्या रहेंगे? क्लोज इस स्टेज के अंदर। अब
जैसे ही जॉइंट डायस्टोल की स्टेज जाएगी फिर आएगी एट्रियल सिस्टोल, यानी कि आलिंदों में संकुचन होगा। अब एक चीज बताओ, अगर आलिंदों में संकुचन होगा तो रक्त आलिंदों से नीलियों में जाएगा, तो कस्पिड वोल बंद रहेंगे या खुले? अगर कस्पिड वोल बंद हो गए तो एट्रिया से आलिंदों से नीलियों में रक्त कैसे जाएगा? देख बहन समझ, कस्पिड वोल ये है, मान लो आपने ऐसे बनाया हार्ट के अंदर, अगर ये बंद हो गई तो ब्लड एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स में ब्लड कैसे जाएगा? ये तो खुले ही रहेंगे। तो ध्यान रखना इस स्टेज के अंदर भी जो कस्पिड वोल है वो कैसे होते हैं? ओपन। और सेमिल्यूनर वोल कैसे होते हैं? क्लोज। और ये स्टेज ये आती है 0.1 सेकेंड की, और ये है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब हो गया नीलियों में संकुचन का होना। ये कितने टाइम तक होता है? 0.3 सेकेंड तक। अब जैसे ही नीलियों में संकुचन होगा, जैसे मानो यहां पे है आलिंद में संकुचन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्लड फास्ट गति से एट्रिया से किस में आ गया? वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया। आलिंदों से किस में आ गया? नीलियों के अंदर आ गया। अब मैं बोल रहा हूं 0.3 सेकंड पर जैसे ही 0. ये वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, सबसे पहले नीचे से अगर दबाव लगेगा तो ब्लड के प्रेशर से ये आलिंद नीले वोल है, एट्रिया वेंट्रिकल्स वोल, इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, ये जाकर ऐसे क्लोज हो जाएंगे। और जैसे ये क्लोज हुए फर्स्ट हार्ट साउंड आ जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं हम? लब। अब देखो किसके बंद होने से आई है? द्विवल्ली और त्रिवल्ली, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वोल के बंद होने से ये वो पहली हार्ट साउंड आई। अब देखो 0.3 सेकंड तक ये चलता रहेगा। अब आपके मन में ये भी आएगा सर ये बंद क्यों हुई है? क्योंकि नहीं, बंद इसलिए हुई है क्योंकि बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का। जो ब्लड जॉइंट डायस्टोल की स्टेज में और एट्रियल सिस्टोल की स्टेज में नीलियों में आया है, वो वापिस आलिंदों में ना चला जाए, वापिस आलिंदों में ना चला जाए, इसलिए वो इसको बंद कर देगा। और जैसे ही ये यहां पे बंद करेगा, प्रेशर की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा महाधमनी के अंदर जो वोल थे वो खुल जाएंगे और ब्लड उनके अंदर चला जाएगा। अब 0.3 सेकंड तक वो जाता रहेगा, पर जैसे ही नीलियों में संकुचन समाप्त होगा, इसको ऐसे समझो, ये मान लो हार्ट से दो निकल रही है, एट्रियल एक तो निकल रही है, वो सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, और ये निकल रही है एओर्टा महाधमनी। जैसे ही मान लो वेंट्रिकल्स है अपना, इसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा प्रेशर की वजह से ये दोनों वाल खुल जाएंगे, खुल गए। और जैसे ही यहां पे इनमें सिस्टोल समाप्त होने वाला होगा, संकुचन समाप्त होने वाला होगा, तो ये वापस रिलैक्स स्टेज में आने लगेंगे। और यहां पे प्रेशर कम होगा तो जो वोल पहले ऐसे थे और प्रेशर की वजह से ऐसे खुल गए, वो वापस आके गिरेंगे। जैसे ही गिरेंगे सेकंड हार्ट साउंड आएगी, उसको क्या बोलते हैं हम? डब। ये हो गई डब। किसके बंद होने की आवाज है? सेमिल्यूनर वोल के बंद होने की आवाज है। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये बन जाता है, लब और डब के बीच में टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकंड, या डब और लब के बीच का टाइम ड्यूरेशन 0.5 सेकंड, या कस्पिड वोल और सेमिल्यूनर वोल के बंद होने का टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकंड। ये सेमिल्यूनर वोल और कस्पिड वोल के बंद होने का टाइम ड्यूरेशन 0.5 सेकंड। ये ध्यान रखना। अब यहां पे ये पता चला गया होगा कि पहला ये सेकंड ऑप्शन ही क्यों आया है, पहला ऑप्शन गलत क्यों है। क्योंकि अगर ये डब की बात करता, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में आप सोचो, अगर वो डब की बात करता तो कौन सा ऑप्शन आता? सेकंड हेड साउंड की बात करता, सॉरी, अगर वो बोलता है सेकंड हेड साउंड कब आती है तो कौन सा ऑप्शन आता? कौन सा होता? फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि सबसे पहले तो देखो सेकंड हेड साउंड है कौन सी? डब। अब डब किसके बंद होने से आ रही है? अर्धचंद्राकार सेमिल्यूनर वोल के बंद होने से। तो कौन सा है बंद होने से? डब। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने, ये क्वेश्चन आप करो 1 मिनट 30 सेकंड का आपके पास टाइम है। ये है पोर्टल सिस्टम क्या होता है? निवाही का तंत्र का मतलब है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम, मैं पोर्टल सिस्टम के बारे में बात करूंगा अभी।
पर सबसे पहले इधर हिंदी में आप क्वेश्चन को सोल्व करो, पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है पोर्टल सिस्टम के अंदर कि वेन्स है जो ऑर्गन से स्टार्ट होती है और हार्ट में समाप्त होती है। दूसरा ऑप्शन है वेन्स है जो हार्ट के अलावा अन्य किसी अंग में, किसी ऑर्गन में जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। तीसरा दे रखा है आर्टरीज है जो एक अंग से स्टार्ट होकर फिर वापिस जुड़ जाएगी। चौथा है ये इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है, लीवर से, और फिर जाकर किसी में फिर आईवीसी में गिरती है। आप देखो ये केवल पोर्टल सिस्टम की बात कर रहा है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात यहां पे नहीं कर रहा है। तो आंसर पोर्टल सिस्टम के अकॉर्डिंग देना। कौन सा आंसर आपका रहेगा ये बताओ, सोचो। फर्स्ट किस किस का है फर्स्ट? देखो मैं आपको समझाऊंगा अब आपको। एक सिरा जो अंग से प्रारंभ होकर हृदय में समाप्त हो जाती है। देखो आप पोर्टल सिस्टम नाम क्यों दे रहे हो? नॉर्मल आपने सुना है कि वेन्स होती है ना, वेन्स, सिरा, कौन? वेन। ये क्या करती है? ब्लड को किसके पास लाती है? हार्ट के पास में लेके आती है सीधा। तो उसको तो बोल दिया हमने वेन्स बोल दिया, उसको तो सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ लेंगे हम। फिर एक चीज बताओ, पोर्टल सिस्टम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई हमको? हाँ तो सही बोल रही है तू, पहुंच सही रही है, पर इस ऑप्शन में देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? अमोनिया की मात्रा आ गई आपने, तो वो तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात है। पर एक चीज बताओ, वो सीधा अमोनिया हार्ट के पास ले जाती है क्या वो मेन? नहीं, उससे पहले कहां पे लेके जाती है? नहीं, किडनी के पास। क्योंकि नाइट्रोजन वेस्टेज को रिमूव करने का काम कौन करती है? किडनी करती है, तो किडनी के पास। इसका मतलब कोई वेन है वो हार्ट के पास में ब्लड ने ले जाकर किसी दूसरे ऑर्गन के पास में ले गई। जैसे मान लो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं हम, ये है अपने में किडनी, सॉरी ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन से कोई पोर्टल सिस्टम निकल रहा है जो इम्प्योर ब्लड को ले रहा है। उसको जाना कहां पे चाहिए था? हार्ट के पास। मान लो ये हार्ट है, यहां पे जाना चाहिए था, पर वो हार्ट के पास में न जाकर लीवर के, सॉरी किडनी के पास चला गया। क्यों गया? क्योंकि नाइट्रोजन वेस्टेज मान लो या कोई टॉक्सिक पदार्थ है, उसको क्या करना है? बाहर निकालना है, रिमूव करना है। इसके लिए वो सबसे पहले कहां पे चला गया? किडनी के पास चला गया। और किडनी से फिर कहां पे गया? हार्ट के पास। नॉर्मली अपन से पढ़ते हैं कि सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए कि ये कहां पे जाएगी? हार्ट के पास। पर ये यहां पे किडनी के पास जाके हार्ट के पास जा रही है। इसका मतलब कोई वेन स्टार्ट कहां से और एक अंग के पास में जाएगी, वहां से वापस स्टार्ट होकर हार्ट के पास में जाती है। ऐसा ऑप्शन सेकंड देखो, एक वेन जो हार्ट के अलावा एक अन्य अंग में घुसकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। हार्ट के अलावा दूसरी जगह के जा रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पोर्टल सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करना आगे। हाँ, बंडल ऑफ हीज किससे निकलता है? हाँ, अब देखना बंडल ऑफ हीज है कहां पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये हार्ट है अपना, मान लो हार्ट के अंदर, हार्ट का पेस मेकर किसको बोलते हैं हम? ऐसे नोड, यानी कि वो जो हार्ट में इंपल्स को जनरेट करवाने का काम करता है उसको बोलते हैं ऐसे नोड। ऐसे नोड की अगर लोकेशन पूछता है तो ऐसे नोड होता कहां पे है? एट्रिया में होता है, वेंट्रिकल्स में, राइट या लेफ्ट में? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? नीचे या ऊपर? ऊपर। तो ऊपर की तरफ राइट साइड में यहां पे मिलता है अपने को ऐसे नोड। ऐसे नोड और एक होता है एवी नोड, वो एट्रियम में होता है या वेंट्रिकल्स में? एट्रियम में। राइट या लेफ्ट में? राइट में, इसी में। ऊपर या नीचे? नीचे, लेफ्ट साइड के अंदर यहां पे। उसको जगह को याद रखो डायग्राम के बेस के ऊपर, फिर सोच लो किसमें है, कहां पे है, कहां पे नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है ये तो। अब ये हो गया ऐसे नोड, ये हो गया एवी नोड। एवी नोड से निकलते हैं बंडल ऑफ हीज।
ये हो गया मान लो बंडल ऑफ हीज, इसको मैं लिख दिया BOH, बंडल ऑफ हीज। और आगे बंडल ऑफ हीज से निकलता है पुरकिंजन फाइबर, ये निकल रही है पुरकिंजन फाइबर, पुरकिंजन फाइबर निकल रही है यहां पे। ये तो है अपने पास कौन, ऐसे नोड, ये है अपने पास में एवी नोड, सही। इसका मतलब ऐसे नोड क्या कर रहा है, इंपल्स जनरेट करने के, मैसेज भेजने का काम करता है। तो ऐसे नोड दोनों एट्रिया को मैसेज भेज देता है, दोनों अलिंदो को मैसेज भेज दिया, पर ये वेंट्रिकल्स को मैसेज नहीं भेज पाता। अब मन में क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं भेज पाता वेंट्रिकल्स में, क्या दिक्कत होगी? क्योंकि यहां पर फेट की मोटी लेयर पाई जाती है, वो इस मैसेज को आगे पहुंचने ही नहीं देगी। तो क्या करेगा, ये अपना मैसेज भेजेगा एवी नोड के पास, और एवी नोड आगे अपना मैसेज भेजेगा बंडल ऑफ हीज के पास। अब बंडल ऑफ हीज होता कहां पे है, सीधा क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, नहीं, बंडल ऑफ हीज की बात कर रहा हूं, पुरकिंजन फाइबर की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, दोनों नीलियों के बीच की दीवार है वहां पे, और यहां से ये मैसेज चले जाएंगे, किसको देगा, ये पुरकिंजन फाइबर को। तो मान लो सबसे पहले एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और एट्रिया मैसेज भेज रहा है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की, ऐसे नोड भेज रहा है। तो ऐसे नोड सबसे पहले इंपल्स किसके पास भेजेगा, एवी नोड के पास। एवी नोड किसके पास भेजेगा, बंडल ऑफ हीज के पास, और बंडल ऑफ हीज किसके पास भेजेगा, पुरकिंजन फाइबर। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपने सवाल ये था कि बंडल ऑफ हीज किस में उपस्थित से निकलते हैं, ऐसे नोड से निकलते हैं क्या, नहीं। एवी नोड से निकलते हैं क्या, हाँ, एवी नोड से। और ये तो ब्लड वेसल्स हो गई, यहां से तो है ही नहीं। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। आगे नेक्स्ट सवाल करो। ये वापिस हम पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, ये आराम से कर लोगे, अभी कुछ टाइम पहले ही ये कौन सा है, तुमने बताया, इधर तुम तो बताओ, हाँ तो बोलो कौन सा है, थर्ड। थर्ड समझ में आ गया। देखो ये बोल रहा है नीले परकुंचन का मतलब हो गया वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। उस टाइम के दौरान क्या होगा, देखो ये हार्ट बनाया था हमने, अब ये वेंट्रिकल्स यहां से सिस्टोल करेंगे, तो क्या होगा, ब्लड एक तो दोनों ब्लड वेसल्स में चढ़ जाएगा। तो यहां पे चढ़ रहा है तो कौन सा वॉल तो खुल गया, सेमिल्यूनर वॉल तो ओपन हो गया, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल खुले हैं या बंद, बंद। तो ये कैसे हो गए, क्लोज। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीले परकुंचन यानी कि वेंट्रिकल सिस्टियोल के टाइम के अंदर अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, बंद होते हैं क्या अर्धचंद्राकार कपाट, ये तो क्या होते हैं, खुलते हैं। तो ये तो वैसे नहीं होगा। लगभग 30% रक्त नीलियों से महाधमनी एओर्टा के अंदर जाता है, पंप किया जाता है, नहीं, वो तो पूरा ब्लड ही जाएगा, 30% वो थोड़ी है। द्विवल्नी व त्रिवल्नी कपाट बंद होते हैं, सही है, क्योंकि नीले संकुचन करेगा तो द्विवल्नी और त्रिवल्नी कपाट जाके से टच करेंगे, उससे क्या होगा, नीलियों में वो सॉरी ये बंद हो जाएंगे। तो तीसरा आंसर हो गया। नीले दाब घटता है, नहीं, नीलियों में तो प्रेशर बढ़ेगा। तो कौन सा आंसर हो गया, तीसरा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल करो। नीट 2022 का सवाल है आया हुआ, आंसर बिल्कुल इजी सा है, एक लाइन पकड़ लो आप, आपको पता चल जाएगा ये तो हो ही नहीं सकता।
कौन सा कथन सही है? तीसरा किस किस का है? वेरी गुड, सही है। देखो पहला तो क्या बोल रहा है, कौन सा कथन सही है? आलिंद निर्वे नीले पर्व, एवी नोड बोल दिया उसने। आलिंद संकुचन को उत्तेजित करता है, मतलब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है, इसके लिए क्रिया क्षमता उत्पन्न करता है। सही है। ये गलत कैसे हुआ ये बताओ आप? क्योंकि ऐसे नोड करता है ये काम, तो ये गलत हो गया। अगला है त्रिवलनी और द्विवलनी, यानी कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वोल एक साथ संकुचन दाब के कारण खुलते हैं। संकुचन त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट एक साथ संकुचन दाब के कारण खुलते हैं। अब कौन से दाब के कारण खुलने का बता रहा है? प्रकुंचन संकुचन दाब के कारण थोड़ी खुलते हैं, ये तो बंद होते हैं संकुचन दाब के कारण, तो क्योंकि नीलियों में संकुचन होगा तो बंद हो जाएंगे ये, तो ये तो वैसे नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट देखो, संयुक्त अनुशीतलन यानी कि जॉइंट डायस्टोल की अवस्था, उसके दौरान रक्त आलिंदों से नीलियों तक स्वतंत्र रूप से जाता रहता है। सही है ये बात? 70% नीलियों की फिलिंग इसी स्टेज के अंदर होती है, तो ये जाता रहेगा। अब ये बोल रहा है नीले दाब बढ़ने से, वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ने से अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। सही है गलत है? क्यों? खुल जाते हैं। तो ये हो गया, तो तीसरा सीधा सीधा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करो, ये नीट 2024 का, ये अभी बताया है आपको क्वेश्चन। इसमें देखो हिंदी में लिख रखा है, थोड़ा ऐसे बनाना। ये तो बना रखा है एवी बंडल, एक मिनट, ए तो दे रखा है इसमें एवी बंडल, बी दे रखा है पुरकिंजन फाइबर, सी दे रखा है एवी नोड, और डी दे रखा है बंडल ऑफ हीज, और ई दे रखा है ऐसे नोड। सबसे पहले इंपल्स किसके पास आता है, कौन किसके पास भेजता है, मैच अरेंज करवाना है। एक दो को अरेंज कर लो, सीधा सा आंसर आ जाएगा आपने। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? इसका आंसर होगा, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले देखो मैसेज अपन जो पढ़े हैं वही देख लो। सबसे पहले मैसेज किसके पास रहेगा? ऐसे नोड, तो ऐसे नोड वाला कौन सा है? ई, तो ई सबसे पहले आएगा। फिर यहां से मैसेज किसके पास आता है? एवी नोड। एवी नोड कौन सा है? सी, तो ई और सी वाला कौन सा है? तीसरा। आगे देख लो, बंडल ऑफ हीज, पुरकिंजन फाइबर, सीधा सा आंसर है। आगे ये देखना, हाँ ये क्वेश्चन करो, सीरम किसके कारण रक्त से भिन्न है? यानी कि सीरम और ब्लड में क्या अंतर है? यस, वेरी गुड। कक्षा 11 वाले आंसर दे रहे हैं। सेकंड पता है, सीरम, सीरम किसको बोलते हैं? अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दो, सीरम किसको बोलते हैं? प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर के अलावा जो प्लाज्मा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? सीरम। क्लोटिंग फैक्टर का मतलब स्कंदन कारक वो नहीं है, तो स्कंदन कारकों की कमी वाला कौन सा हो गया? सेकंड। अगला क्वेश्चन करो, ये 3 प्रोटीन है प्लाज्मा की, नाम से याद रख लो तीनों के कार्य, और वैसे भी मैच कॉलम वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मैंने बताया था फाइबर धागे किसको आने से रोकेंगे, मैच कर लो। हाँ सीधा सा आंसर एक में बैठ जाएगा, शायद तक एक में बैठ गया ना मैच कॉलम वाले में। मैं बता दें, देखो फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन किस में करेगा? ब्लड क्लोटिंग में। फाइब्रिनोजन एक्टिव, फाइब्रिनोजन काम क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में। याद रखना, फाइब्रिनोजन फाइबर, फाइबर मतलब धागे, ये किसको आने नहीं देंगे? रेसे किसको नहीं आने देंगे? ब्लड को नहीं आने देंगे, बाहर नहीं आने देंगे। बाहर नहीं आना मतलब क्लोटिंग को काम करेगा। तो फाइब्रिनोजन रक्त थक्का, ए से 3, ए से 3 किस में है? चौथे में,
सीधा सीधा एक ही आंसर हो गया। और भी मैच कर लो। सॉरी सॉरी, ए से सेकंड है तो ए से सेकंड पहला हो गया, सीधा सीधा एक ही ऑप्शन दे रखा है। सही। आगे देख लो, ग्लोब्युलिन प्रासरण, सॉरी एल्ब्यूमिन किस में आएगा? प्रासरण, वो सॉरी प्रासरण संतुलन के अंदर। और ग्लोब्युलिन के बारे में पढ़ते, गामा ग्लोब्युलिन, ये क्या करते हैं प्रतिरक्षा के अंदर। तो सीधा सीधा ये आंसर हो गया। ये तो फ्री वाला था क्वेश्चन। आगे ये देखो, मेज कॉलम फर्स्ट टू सेकंड का है। इस साइड में तो दे रखा है पी वेव्स, इधर दे रखा है क्यू आर एस, इधर दे रखा है टी, और ये टी की साइज दे रखी है, ये नहीं। पर आप तो तीन मैच कर लो। पी वेव्स किसको बताती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, यानी कि आलिंदों में विदुर्वण। तो आलिंदों में विदुर्वण कौन सा ऑप्शन है? आलिंदों में देखो पी वेव्स नहीं, ये नहीं दे। एक बार क्यूआरएस को देखो। अब क्यूआरएस किसको बताता है? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, नीलों में विदुर्वण। एक मिनट डाले, नीलों में विदुर्वण। तो बी से कौन सा आएगा? पहला। तो बी से पहले वाला कौन कौन सा है? दूसरा तो नहीं आएगा, पहला, तीसरा और चौथे में से आएगा। फिर देखो टी वेव्स किसको बताती है? वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, नीलों में पुनः ध्रुवण। तो नीलों में पुनः ध्रुवण कौन सा हो गया? सी से सेकंड। तो सी से सेकंड कौन से में हो गया? चौथे में। एक ही हो गया तो सीधा सीधा आ गया, चौथा आंसर हो गया। दो में है तो तीसरा तो पहले काट दिया था ना हम। हाँ सॉरी, दूसरा निकाल काटा था ना पहले। तो देखो मतलब तीसरा और चौथे में से होगा आंसर, तीसरे और चौथे में से होगा। आगे देखो, फिर दे रखा आलिंदों का पुनः ध्रुवण या आलिंदों में कमी, आलिंदों का कमी विदुर्वण। हाँ, ए से देखो पी तरंग बताएगा किसमें? आलिंदों में कमी है विदुर्वण को, आलिंदों में विदुर्वण को बताएगा। तो ए से 4, तो ए से 4 इसमें भी है। सही। अब डी से मैच करो, टी तरंग के आकार में, टी तरंग के आकार से क्या होगा? कोरोनरी इंसीमिया, मतलब कोरोनरी साइनस, ब्लड के अंदर ये कोरोनरी वेन्स है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स को बताएगा वो इंडिकेट, क्योंकि ये हार्ट के डिजीज को बताने का काम करता है। एक ईसीजी के बारे में ऐसे देखना है इसको। देखो ईसीजी मशीन का नाम क्या है? एक तो मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राम या ग्राफ? ग्राफ। और ग्राफ जो अपने को मिलता है उस ग्राफ का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान रखना। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे देगा, कथन स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड, ग्राफ को ग्राफ बोल देगा, ग्राम को ग्राम, दोनों कथन गलत है उस समय। तो ये ध्यान रखना। और 3 लीड लगाई जाती है इसके अंदर, 3 लीड लगाई जाती है, ये बताता है। 2 तो कलाइयों के ऊपर, एक बाई टखनी के ऊपर, पेड़ है ना। और हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य के अंदर जो भी हार्ट की एक्टिविटी है उसको एक वो कर रहे हैं, मशीन के ऊपर ग्राफ के रूप में ले रहे हैं। और अपने को ऐसा ग्राफ भी मिल रहा है, ये ऐसा आ जाए तो काम खत्म। इसको सही करना है ना। ऐसा ग्राफ अपने को मिलेगा। ये अक्सर आप मूवी में, सीरियल में देखा होगा, ऐसा एक कंप्यूटर के ऊपर पी 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 आवाज चलती रहती है। इसको बोलते हैं पी वेव्स, इसको बोलते हैं क्यू, इसको आर, इसको एस और इसको टी। अब याद रख लेना, पी वेव बताता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी वेव्स किसको बताएगा? एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस वेव किसको बताती है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव बताती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और अच्छा क्वेश्चन आता है, क्यूआरएस वेव को गिनकर एक हार्ट बीट अब हमें ज्ञात कर सकते हैं।
और एक ध्यान रखना, अगर एक ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछ ले, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, जैसे कि ईसीजी की गणना करके या ईसीजी को देख के ह्यूमन के अंदर हार्ट से संबंधित डिजीज का पता लगा सकते हैं, सही है गलत है? ईसीजी को देख के ह्यूमन के अंदर, मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर हार्ट से संबंधित डिजीज का पता लगाया जा सकता है। ईसीजी करते ही हार्ट की एक्टिविटी के लिए, नॉर्मल हम एंजियोग्राफी करवाते हैं, छल्ले डालना, ये प्रोसेस करवाते हैं, उस प्रोसेस में आप देखना वो ईसीजी करता है सबसे पहले। और नॉर्मल जो अगर अच्छा सही पेशेंट है, मान लो कोई बीमारी नहीं है हार्ट की, उसमें ऐसी ईसीजी आएगी। और अगर हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है तो इस ईसीजी में दिक्कत हो जाएगी। पर यह भी ध्यान रखना, ईसीजी बहुत लेट बताता है ब्लॉकेज को। ये 60-70% अगर अपनी ब्लड वेसल्स ब्लॉकेज हो चुकी है उसके बाद में ये बताता है, कि ये शुरू में बताता ही नहीं है, शुरू में ये अपने को नहीं बताता, ये बहुत लेट बताता है कि हाँ ये ईसीजी के अंदर। ये आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, सही नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए ईसीजी सबसे पहले ईसीजी करते हैं। अगर मान लो ईसीजी में डिफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब 100% है। फिर 3D एनिमेशन करते हैं, 3D एनिमेशन में पूरा प्रिंट बनाते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को उठाने का काम करते हैं। फिर अगला, हाँ ये क्वेश्चन करो। सेकंड किस किसका है? हाँ, ये समझ में आ गया। महाधमनी यानी कि एओर्टा में रुधिर दाब किस प्रक्रिया के दौरान सबसे अधिक रहेगा? देखो ये होता कहां पे, सबसे पहले तो ये देखो, ये हार्ट है मान लो, इस हार्ट में ये तो है राइट वेंट्रिकल्स और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यहां से जो ब्लड वेसल्स निकल के लंग्स के पास जाती है उसको तो बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, उसको बोलते हैं हम एओर्टा महाधमनी। ये बोल रहा है इस एओर्टा में प्रेशर कब सबसे मैक्सिमम है? जब यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, नीलियों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो प्रेशर की वजह से ब्लड इसमें जाएगा। इसीलिए तो हम बीपी मापते हैं, अपनी बीपी ब्लड प्रेशर, उसमें दो भी नॉर्मल बीपी बताते हैं अपनी होती है कितनी, एक नॉर्मल बीपी कितनी होती है अपनी 120 और 80। नॉर्मल बीपी होती है अपने में 120 और 80। इसका मतलब बीपी, जैसे मान लो आपने देखा बीपी 120 कब है? जिस समय वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिस समय नीले संकुचन कर रहा है उस समय 120 मापी जाती है, और जिस समय नीले रिलैक्स स्टेज में उस समय 80 आती है। तो इसका मतलब जिस समय नीले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, संकुचन कर रहा है, उस समय ज्यादा प्रेशर है। 120 mmHg यहां पे भी आ रहा है तो यहां पे भी उसी समय ज्यादा रहेगा। तो आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखना, हाँ ये क्वेश्चन करो, ये कॉपी लेके करने वाला सवाल है, करो। एक मिनट का टाइम है आपके पास इस सवाल को करने के लिए। पेन चलाओ, इसे नहीं आएगा, पढ़ने से नहीं आएगा ये। अच्छा सवाल है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू रखो सीधी सी। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको, ज्यादा में से कम को घटा दो, सीधा सा है। हार्ट कुछ मात्रा में तो पंप करता ही है, और उसको इंटू कर दो। कौन सा? वापिस चेक कर एक बार, बिना पेन चलाए नहीं आएगा आंसर। सेकंड आपका, अभी मैं निकालूंगा, 1 मिनट और है।
पेन अभी तो है, कॉपी आप कर सकते हो 2 मिनट के लिए, कुछ नहीं है। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ऐसा सवाल। आपके पास में कार्डियक आउटपुट दे रखा है, देखो मैं लिख देता हूं, कार्डियक आउटपुट दिया आपको 5 लीटर, और एक तो दे रखा है वेंट्रिकल्स में जब पंप नहीं कर रहा है तब, और एक तो इसके लिए मैंने सीधा सा बताया था आपको कि ज्यादा में से कम घटा दो स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा में से कम, ज्यादा कितना दे रखा है अपने को 100, उसमें से कम घटा दो कितना है 50, तो ये आ गया अपने पास 50 ml। फिर फॉर्मूला अब पूछा क्या है अपने को, हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट रेट। अब हम फॉर्मूला समझ जानते हैं कि कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट। अब कार्डियक आउटपुट अपने को किसने दिया है कितना, 5 लीटर। अब यहां पे दे रखा है ml में, तो आप लीटर को ml में चेंज कर लो, तो कितना हो गया 5000, तो ये कितना हो गया 5000 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 50, और निकालना क्या है हमको, हार्ट बीट रेट। इसको इससे कट कर दो, 5 से इसको कट करोगे तो कितने बार आ गया 100, तो हार्ट बीट रेट कितनी आ गई, पहला ऑप्शन हो गया। 125 कैसे आ रहा था ये सर, आ तो रहा था पर ये पेन चलाने वाला ही थोड़ा रोज था, इसलिए अंदाज लगा रहे थे कि हाँ इसके इर्द गिर्द आएगा। ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है। यहां पे तो आपको हार्ट बीट रेट दे दिया, इसमें हम ज्ञात करते हैं मनुष्य का कार्डियक आउटपुट, तो सीधा सा हम उसमें ये बोल रहे थे कि कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट। अब कार्डियक आउटपुट कितना होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है अपने में 70 ml, जो याद है अपने को। हार्ट बीट रेट कितनी है 72, इसको इंटू करोगे तो आएगा 5040 ml, तो लगभग 5000 ml, और इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 5 लीटर। 5 लीटर का मतलब है हार्ट के द्वारा 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप किया जाता है 1 मिनट के अंदर, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। अब आ गया स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है पर, हाँ ईडीवी वो तो बता, हाँ सही है, पर एक बार मेरे तेरे को बताना होगा किसी को कि हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। एक बीट के अंदर हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, एक बीट के अंदर 1 मिनट में कितनी बीट होती है 72, 1 मिनट में कितना कर रहा है 70 ml। एक बीट की बात है और वो मिनट की बात है, मिनट और बीट में अंतर समझ रहे हो। मिनट का मतलब तो हो गया 1 मिनट 60 सेकंड, और बीट का मतलब 1 मिनट में 72 बीट आ रही है, 72 बार धड़कता है। मैं बोल रहा हूं एक बार धड़कने में कितना ब्लड पंप कर देता है 70 ml, और 72 से इंटू करते हैं तो 5000, ये 5 लीटर आ गया, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन करो। इससे अगला कर लेना पहले, ये सीधा नहीं दिखना। देखो ये बोल रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के संकेत हार्ट की एक्टिविटी को कैसे प्रभावित करते हैं, हार्ट की एक्टिविटी को कैसे प्रभावित कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के संकेत। एक 30 सेकंड है, क्वेश्चन को सोल्व करो। शाबाश, सोचो सोचो, चलो कोई ना, मैं पहले समझाता हूं ये क्वेश्चन आपको। देखो ये है अपना हार्ट, छोटा ही बना रहा हूं, ये हार्ट है। यहां पे अपने में जितने भी
अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट उसको कंट्रोल करने का काम करता है? मेडुला, मेडुला ऑब्लिगेटा। सही, मेडुला ऑब्लिगेटा। यहां से एक ब्रांच आती है एएनएस की, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हिंदी में। इससे दो ब्रांच निकलती है और दोनों ब्रांच आती है ऐसे नोड के पास, क्योंकि ऐसे नोड को ही बोलते हैं हम हार्ट का पेस मेकर। हार्ट की पूरी गति को कंट्रोल करने का काम करेगा। इसको आप हार्ट का हार्ट भी बोल सकते हो, यही ऐसे नोड ही करेगा। ये इधर वाली है, इसको बोलते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम करती है। कैसे करेगी? ये यहां से क्या करेगी? सीक्रेट करवाएगी एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा? एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। इनके बारे में तो आपका पता होगा, एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन। 3F हार्मोन बोलते हैं, फ्लाइट, फियर, फाइट। इस कंडीशन के अंदर अपने में सीक्रेट होता है, या डर, भय, उस कंडीशन के अंदर हमारे शरीर के अंदर आपको लगता नहीं एक बार से एनर्जी से आ गई, वो एड्रिनलिन का सीक्रेशन है। तो उससे क्या हो जाएगा? एड्रिनलिन बढ़ेगा तो अपना हार्ट बीट रेट बढ़ जाती है उस कंडीशन के अंदर। तो एक चीज बताओ, तो क्या करेगा ये दोनों कंडीशन? हार्ट बीट को क्या कराएगा? हार्ट बीट रेट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अब मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं, क्या ये कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा देंगे क्या? अब समझो, देखो मैं लिख रहा हूं कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ा दोगे, आपके मन में आएगा नहीं। मैं लिख रहा हूं कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट। ये काम कर रहा है इसको बढ़ाने का। क्या कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा? क्या नहीं बढ़ेगा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात मानते हैं। ये है स्ट्रोक वॉल्यूम 70 और यहां पे है 72, तो अपने पास आ रहा है 5040 ml। मैं बोल रहा हूं ये तो 70 ही कर रहा है मान लो, पर आपकी हार्ट बीट हो गई 80। क्या ये बढ़ावा मिलेगा? क्या अपने को मिलेगा? तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, ये कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाने का काम कर देता है। ये तो हो गया कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेम एक ऐसी ब्रांच आती है दूसरी, उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो भी वर्क करेगी किसके ऊपर? ऐसे नोड के ऊपर। इसको बोलते हैं कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस। वेगस नर्व आती है, हाँ सही, वो वेगस नहीं है, वेगस, वेगस नहीं, ये यहां पे आ गई मान लो। ये क्या करती है? देखो ये सीक्रेट करती है एसिटाइल कोलिन। ये नॉर्मल कंडीशन में काम करती है, नॉर्मली। अब आप कहेगा नॉर्मली का मतलब क्या हुआ? नॉर्मली अपने में हार्ट बीट बढ़ी हुई रहती है क्या? नहीं। मान लो आपको अभी हार्ट बीट बढ़ गई आपकी, तो 5 मिनट बाद में तो रिलैक्स होंगे ना आप। तो कौन काम करेगा तब उसको रिलैक्स, इसको कंट्रोल करने करवाने का काम कौन करेगा? ये पैरासिम्पैथेटिक, ये सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। ये काम करता है, एक रसायन सीक्रेट करता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को सीक्रेट करवाएगा, और ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? ब्लड के अंदर जाएगा और हार्ट बीट को और इनको कम करवाने का काम करेगा। ये ऐसे नोड को ये इंपल्स भेजेगा कि नहीं, इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाना है। तो अपने जो सवाल है वो अब करो आप। आपके है प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हार्ट के कार्य को अब बताओ बढ़ाता है या घटाता है? घटाता है। तो घटाने वाला बढ़ाने वाले ऑप्शन तो हटा दो, बढ़ जाती है। बढ़ाने वाला ये हो गया तो दूसरा गलत। हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास दोनों बढ़ जाते हैं, ये तीसरा गलत। हृदय स्पंदन की गति को कम हो जाती है लेकिन हृदय निकास बढ़ जाता है, चौथा गलत। तो सीधा सीधा पहला आंसर हो गया, इसमें तो कोई था ही नहीं। हृदय स्पंदन की गति और हृदय निकास यानी कि हार्ट बीट रेट को और कार्डियक आउटपुट दोनों को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। मैं सवाल पूछूं, अगर मैं कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस को काट दूं या मैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही काट दूं, तो हार्ट बीट कैसे कम होगी या ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि ये कम करने का काम कर रहे हो और आप इसी को काट दिए तो ज्यादा हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ये हो गया। अगला सवाल करो।
ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है। देखो ये बोल रहा है ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसीवर क्यों माना जाता है? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले में देखो, ए बी ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड हुआ उसका? क्योंकि उसकी आरबीसी है, उस आरबीसी की सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन है। आरबीसी की सतह के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन है, इसीलिए तो उसका ब्लड ग्रुप क्या डिसाइड हुआ? ए बी। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन तो होता है, तो ए कौन बच गया? एंटीबॉडी। वो नहीं है। कौन नहीं होता? इसके विरुद्ध प्लाज्मा में क्या नहीं बनती? एंटीबॉडी नहीं बनती। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें, देखो पहला देखो, इसमें आरबीसी के ऊपर ए व बी दोनों एंटीजन होते हैं, परंतु प्लाज्मा में कोई प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं बनती है, तो सीधा सीधा ये आंसर हो गया। इसको एक बार और अच्छे से समझना। देखो अगर मान लो कोई व्यक्ति जिसकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है, ए एंटीजन, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। सेम बोल रहा हूं, इसकी अगर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। अगर आरबीसी की सतह के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी। अगर आरबीसी की सतह के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। ओ नहीं है, बेसिकली इसको मान लो आप जीरो। जीरो मतलब कोई ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन इसके ऊपर नहीं है। तो देखो ये पूरे आर ए बी को सार्वत्रिक ग्राही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ए बी के ऊपर ए बी एंटीजन तो है, पर इसके खिलाफ प्लाज्मा में, इसके खिलाफ बनती है प्लाज्मा में, वो बनती है एंटीबॉडी, और सेम उसके अपोजिट बनती है। एक एक ए वालों में बनेगी बी के लिए, इधर बनेगी ए के लिए, इधर कोई नहीं बनेगी, इधर ए बी के लिए बनेगी, ए और बी के लिए बनेगी, ए और बी के लिए बनेगी, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन कर दिया, इसे अगला क्वेश्चन करो आप। हाँ ये वापस वही क्वेश्चन आ गया रिपीटेड, आराम से कर दोगे ये क्वेश्चन। अभी सोल्व किया था इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को। कौन सा? इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं था, एक ही दे रखा बंद होने वाला। अर्धचंद्राकार के कपाट के बंद होने से जब नीलियों में ब्लड वेसल जाएगा और उसके अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे, उससे दूसरी साउंड आएगी। दूसरी साउंड का नाम क्या है? डब। हाँ ये बताओ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको बताता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एट्रियल डिपोलराइजेशन या वेंट्रियल डिपोलराइजेशन? तो नीलियों में विदुर्वण, नीलियों में दुर्वण, विदुर्वण, तो सेकंड ऑप्शन हो गया इसका आंसर। हाँ ये क्वेश्चन करो। ये बोल रहा है मानव की आरबीसी है, उसमें केंद्रक नहीं पता, न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के अंदर कौन नहीं होगा? न्यूक्लियस नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं है। तो कौन सा कैरेक्टर है जो इसका स्पष्टीकरण सही कर रहा है? आप तो छोड़ो, इनका छोड़ो, आपके मन में कौन सा आ रहा है कि क्यों नहीं है न्यूक्लियस? हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? मतलब ये हो गया ना केवल डी, ये कर लोगे आप। देखो क्योंकि इसके सारा आंतरिक अवकाश ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपलब्ध होना है, इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ये काई कोशिका है जनन की, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? पहला। ये वापस क्वेश्चन आ गया, ये करो। सेम वही रिपीटेड से सवाल वापस नीट के अंदर। करो।
पी वेव्स किसको बताती है? यानी कि आलिंदों में विदुर्वण। देखो हिंदी में अट्रिया का विदुर्वण यानी कि आलिंद का विदुर्वण। तो ए से तीन किस में है? चौथे में। तो पहले सीधा सीधा चौथा ही हो गया। क्यू आर एस किसको बताएगा? फिर देख लो नीलियों में, आप आराम से आगे कर लोगे इसको। हाँ, ये क्वेश्चन करो अब। आवेगों का संचरण कहां से कहां हो रहा है? कौन सा? कि ऐसे नोड से कहां जाएगा? एवी नोड। एवी नोड से किसके पास जाएगा? बंडल ऑफ हिज के पास। वहां से कहां जाएगा? पुरकिंजन फाइबर के पास। तो ऐसे नोड, एवी नोड और पुरकिंजन फाइबर पहले आ गया तो पहला तो वैसे नहीं होगा। ऐसे नोड के बाद में पुरकिंजन फाइबर आ गया तो ये वैसे नहीं होगा। यहां पे चौथे में भी ऐसे नोड के बाद में पुरकिंजन फाइबर दे दिया तो वैसे नहीं होगा। ऐसे नोड एवी नोड आ गया, एवी बंडल के पास आ गया, फिर ये पुरकिंजन तंतु के पास। ये क्वेश्चन करो। ये तो बता रहा है पहले तो लिम्फोइड तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम ये बता दिया, पल्मोनरी वेन, और ये बोल रहा है थ्रोम्बोसाइट। तो सबसे पहले देखो थ्रोम्बोसाइट क्या काम करती है? रुधिर का स्कंदन। तो सी से चौथा कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। तो सीधा सीधा हो गया सेकंड आंसर। एक ही मैच कर लो और मैच करने की जरूरत ही नहीं। और आप भी ये भी कर सकते हो, ये बोल रहा है फुफ्फुसीय सीरा पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है या डीऑक्सीजनेटेड को? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड को। तो बी से पहला तो सीधा एक में ही है, तो ये हो गया। तो इसमें ध्यान रखना, ये आपको मैं बता दूं एक बार, ये देखो देखो हम पढ़ते हैं कि आर्टरी कौन सी होती है। 10 तक तो ये पढ़ा होगा, आर्टरी वो होती है जो शुद्ध ब्लड को, प्योर ब्लड को कैरी करती है, और वेन वो होती है जो इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये पढ़ा था अपन यही पढ़े थे। पर ये याद रखना, इसका फिर अपवाद भी पढ़ते हैं हम। पल्मोनरी आर्टरी किसको कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और पल्मोनरी वेन में, सॉरी शुद्ध रक्त वाले में पढ़ते हैं पल्मोनरी वेन, क्योंकि किसको कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड को। ये याद रखना, आर्टरी उसको बोलते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, हार्ट से दूर लेके जाए। और वेन उसको बोलते हैं जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आती है। तो ये हार्ट पढ़ते हैं हम, ये हार्ट पढ़ते हैं हम। और इस हार्ट में ये वाला हो गई कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। और ये कौन सी हो गई इधर से लेके आती है? वो पल्मोनरी वेन। अब डेफिनेशन बोलो। आर्टरी वो है जो हार्ट ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, दूर लेके जा रही है। वेन वो है जो ब्लड को हार्ट के पास लाती है, लेके आ रही है। तो ये सही डेफिनेशन को मानता है। आगे करना ये वाला क्वेश्चन, वापिस करो, वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अब गलत मत करना, ऐसा तो नहीं है तुम टिक देख के ही कर रहे हो, क्योंकि निकाले तो नहीं, इतनी जल्दी तो निकल ही नहीं सकता तुमसे। या ये हो सकता है कि पहले सॉल्व किया हुआ हो तो उत्तर याद हो तुम्हें। कौन सा इसका आंसर? कैसे निकाला? मैं नहीं। देखो कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट। हमें दिया क्या है उसने? क्या पूछा है अपने को? कार्डियक आउटपुट पूछा है। स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी दी है अपने को? नहीं दी, पर मैंने ये बताया था ज्यादा में से कम को घटा दो, ज्यादा में से कम को घटा दो। तो ज्यादा कितना है? 150। 150 में से 70 घटाओगे कितना बच गया? 50 तो ये, और कितना हो गया? 80। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ गया? 80। और हार्ट बीट रेट कितनी दे दी? तो 80 को 90 से इंटू करो, कितने आएंगे? 7200। ये किस में आ गया? ml में।
अपने को आंसर किसने दिया है, लीटर में। 1000 का भाग देते हैं इसके अंदर तो 7.2 लीटर हो गया। ये क्वेश्चन करो। बताओ, करने दो इधर भी सोल्व। आया आंसर, कौन सा, फोर्थ, सही है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो बोल रहा है आर्टरी के बारे में। आर्टरी हमेशा O2 ब्लड को कैरी करती है। आर्टरी हमेशा O2 ब्लड को कैरी करती है और वेन हमेशा DO2 ब्लड को, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सही है गलत है ये, गलत है, क्योंकि इसका एक अपवाद पढ़ते हैं हम, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, तो ये तो वैसा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन देखो, अनऑक्सीकृत रक्त यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद का मतलब लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर पहुंच रहा है। एक मिनट, अनऑक्सीकृत रक्त हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचता है। ऑक्सीकृत रक्त पहुंचता है वहां पे, अनऑक्सीकृत रक्त नहीं पहुंचेगा। तीसरा दे रहा है धमनियों में कपाट पाए जाते हैं, नहीं। आर्टरी के अंदर कोई वोल नहीं पाए जाते, वोल पाए जाते हैं वेन्स के अंदर, क्योंकि आर्टरी के अंदर तो हार्ट का प्रेशर रहता है। हार्ट के प्रेशर के कारण ब्लड के बैक फ्लो का डर नहीं रहता, क्योंकि आर्टरी के अंदर तो क्या होगा, हार्ट के द्वारा पंप किया गया सीधा ब्लड जाएगा, तो उसके अंदर बैक फ्लो का डर नहीं रहेगा, तो कोई वोल नहीं पाया जाता। जबकि वेन्स में ऐसा नहीं है, तो वहां पे क्या पाए जाते हैं, वोल पाए जाते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है ये देखो, ये कर लो बिल्कुल वापस वैसा ही कार्डियक आउटपुट का क्वेश्चन आ गया। क्या हुआ, किसका है सर? है वो लड़की देखे गई, रुको एक बार देखो आगे। कार्डियक आउटपुट किसको बोल रहे हैं? अभी एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। कार्डियक आउटपुट, इसका आंसर करो आप। आगे आगे वाले लेक्चर में और करेंगे। कार्डियक आउटपुट में कौन सा आएगा, कितना होता है अपने में, 5 लीटर पर मिनट, क्योंकि हम निकाल रहे थे कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम थी 70 ml, हार्ट बीट आती है नॉर्मली 72, तो ये कितनी हो गई 5040 ml, तो कितना हो गया 5 लीटर, तो 5 लीटर पर मिनट आ गई, तो इसका आंसर हो गया कौन सा, तीसरा। और आगे की क्लास में इसके आगे के सवाल हम और करेंगे और चैप्टर को लगभग कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा पूरा जो पढ़ाया आपको। ये क्वेश्चन के बेस के इर्द गिर्द पूरी थ्योरी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और 20-25 क्वेश्चन के अंदर लगभग पूरा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे। कोई थ्योरी का आपको एडिशनल आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे सीट के, एनसीईआरटी बेस सारे सवाल फिर हो जाएंगे आपसे। ठीक है, धन्यवाद।